नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज 16 महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे मगध का इसमें क्या रोल रहा और कौन कौन से सवाल इस चैप्टर से बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे। आज इसी को जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा गाइस। तो गाइस, सबसे पहले हम जो देखते हैं वो होता मगध का उत्कर्ष। उत्तर वैदिक काल के बाद जो देखने को मिलती है सभ्यता निकल कर सामने आती है वो मगध साम्राज्य की होती है। 16 महाजनपद तो होते ही हैं, लेकिन मगध इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए मगध को पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मगध से ही ज़्यादातर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी 15 से इतने नहीं आते जितना 16वें महाजनपद यानी कि मगध से पूछे जाते हैं। और इसका इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प है, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, मगध के साम्राज्य में 4 वंश हुए। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा देखने को मिलता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश को बाद में पढ़ेंगे, पहले इन तीन को पढ़ लेते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो राजा हुए वो अपने पिता की हत्या करने के बाद सिंहासन पर बैठते हैं, इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है, आगे भी हो सकता है पूछा जाए कि किस वंश को पितृहंता कहा जाता है, तो वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता कहा जाता है। मगध साम्राज्य की नींव ब्रह्मदत्त ने रखी थी, लेकिन हर्यक वंश प्रथम माना जाता है। अगर पूछा जाता है सवाल कि मगध साम्राज्य की नींव किसने रखी, तो आप टिक करेंगे बृहदत्त। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे पहले शासित होने वाला वंश कौन सा था, तो वो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। ये 16 महाजनपद जो देखने को मिलते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर मैंने दे रखी है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये महाजनपद है और ये राजधानी है। ये जो आपको दिख रहा है ना, अवंती के सामने 2 राजधानियां हैं और पांचाल के सामने 2 राजधानी। इसका क्या मतलब है गाइस? देखिए, सारे राज्य की सिर्फ एक ही राजधानी थी, मगर अवंती और पांचाल ये दोनों काफ़ी बड़े राज्य थे, काफ़ी बड़े क्षेत्रों में फैले हुए थे। इसलिए इन दोनों राज्यों की 2-2 राजधानियां थीं। अवंती राज्य की 2 राजधानी थी, उज्जैनी और महिष्मती। इसी प्रकार पांचाल भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। पांचाल की भी 2 राजधानी थी, एक अहिच्छत्र और एक काम्पिल्य। तो गाइस, ये थी जानकारी 16 महाजनपदों के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके वंश के बारे में। मगध के उत्कर्ष में सबसे पहला वंश निकल कर आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश ने 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार ने इस वंश की स्थापना की थी और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा कहा जाता है। इसको उपनाम श्रेडिक भी दिया गया था। इसने अंग राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था और वहाँ का शासक अपने पुत्र अजातशत्रु को नियुक्त कर दिया था। मगध की शुरुआत में राजधानी ग्रीव्रज या राजगिरी, कहीं पर आपको ग्रीव्रज दिखाई देगा और कहीं पर राजगिरी। दोनों का अर्थ एक ही है, ग्रीव्रज और राजगिरी एक ही अर्थ है। इसने 3 शादियां की थी। ये पहला ऐसा शासक था जिसने युद्ध ना करके विवाह के जरिए अपना साम्राज्य को बढ़ाना ज़्यादा महत्व दिया। इसने 3 शादियां की और उसके बदले अपना राज्य को बढ़ाता गया। पहली जो शादी की इसने वो कौशल राज की कौशल देवी से करी थी, जो प्रसन्नजीत की बहन थी। दूसरी शादी लिच्छवी राजकुमारी चिलना से की थी और तीसरी शादी भद्द के प्रधान की पुत्री से की थी इन्होंने, जिसका नाम क्षेमा था। हर्यक वंश में बिंबिसार जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ये बुद्ध धर्म भगवान बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने बौद्ध धर्म में वेलवन नाम का एक वन था जो उन्होंने बौद्धों को दान में दे दिया था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के नरेश चंड प्रद्योत के राजा के इलाज के लिए भेजा था और महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भी जीवक को भेजा था। 2 बार भेजा गया था। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बिंबिसार के राजवैद्य का क्या नाम था, तो उसका नाम जीवक था। किस राजवैद्य को चंड प्रद्योत या फिर महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भेजा गया था, उपचार के लिए भेजा गया था, तो वहां पे भी आप जीवक ही टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। अजातशत्रु जो था ये अपने पिता यानी कि बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर बैठता है। इसे कुड़िक नाम से जाना जाता है। इसने काशी और वज्जी को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसने युद्ध में रथ मूसल और महाशिलाकंटक
नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। ये बुद्ध का समकालीन है। इसी के समय के 8वें वर्ष जब सिंहासन में बैठा उसके 8वें वर्ष ही बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस राजा को कुड़िक नाम से जाना जाता है, तो वह अजात शत्रु है। महात्मा बुद्ध को किसके समय में निर्वाण प्राप्त हुआ, तो वहाँ पे भी आप अजात शत्रु टिक करेंगे। अजात शत्रु का पुत्र उदयन था। उदयन ने भी अपने पिता की हत्या की और गद्दी पर बैठ जाता है 460 ईस्वी में, और 444 ईस्वी तक वो शासन करता है। ये मगध का शासक बना। इसकी जानकारी पुराण ग्रंथों से मिलती है, जिसके अनुसार इसने गंगा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजधानी ग्रीवरज को बनाया था, लेकिन उदयन ने क्या किया, उदयन ने राजधानी ग्रीवरज से चेंज करके पाटलिपुत्र कर ली थी। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि राजधानी नगर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी, ना कि अजातशत्रु या बिंबिसार ने। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक सिंहासन पर बैठता है और इसके समय में इसका जो मंत्री था शिशुनाग अमात्य था। अमात्य एक तरह का मंत्री होता था। उसने नागदशक को सिंहासन से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह से हर एक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। अब शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, जो सवाल वहाँ से पूछे जा सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिलते हैं, मगर कुछ भी सवाल जो 2-3 हैं वो उनको देख लेते हैं हम। शिशुनाग ने वज्जी पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। मतलब कि पहले राजधानी ग्रीवरज से पाटलिपुत्र जाती है, पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफर कर दी जाती है। और ग्रीवरज से पाटलिपुत्र लेकर आता है नागदशक, और शिशुनाग क्या करता है, पाटलिपुत्र से ले आता है वैशाली, वैशाली को अपनी राजधानी बना लेता है। ये सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। कालाशोक का नाम पुराणों में देव्यावदान और काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। जिसने वापस राजधानी चेंज कर दी थी, वैशाली से हटा के फिर पाटलिपुत्र ले गया था। कालाशोक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी ने 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। नंदीवर्धन जो था वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। शिशुनाग वंश के बाद हमको अगला वंश देखने को मिलता है नंदवंश। नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। ये एक शूद्र शासक था और काफी शक्तिशाली शासक महापद्म नंद को कहा जाता है। पुराणों में महापद्म का नाम सर्वछत्रांतक और भार्गव देखने को मिलता है, जिसमें सर्वछत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, और भार्गव का अर्थ होता है परशुराम का अवतार। भगवान परशुराम का अवतार इसको कहा जाता था। इसने ये शूद्र था और क्षत्रिय से घृणा करता था, इसलिए इसको सर्वछत्रांतक पुराणों में ग्रंथों में कहा गया है। इसने बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना करी थी, इसलिए उसने एक राट उपाधि धारण कर रखी थी। तो ये सवाल भी एग्जाम में बन सकता है कि एक राट की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो महापद्मनंद ने धारण की थी। महापद्मनंद के पश्चात उसका पुत्र घनानंद सिंहासन पर बैठता है। इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था और उसको पराजित होना पड़ा। वापस वहीं से पश्चिमोत्तर भारत से ही वापस लौट गया था। उसकी सेना मगध की सेना को देखकर डर गई थी, उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, इसलिए पश्चिमोत्तर भारत से उसको वापस लौटना पड़ा था। इसी के समय में ही 2 आक्रमण हुए थे, एक यूनानी आक्रमण और दूसरा ईरानी आक्रमण। उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। इसके पश्चात 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठा और मौर्य वंश की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य जो थे वो घनानंद के ही राज दरबार में हुआ करते थे, लेकिन किसी कारणवश घनानंद ने उनका अपमान किया था, जिससे क्रुद्ध होकर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को साथ लेकर घनानंद की हत्या करा दी और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर स्थापित करवाया, उसको मगध की गद्दी पर बैठाया। उनकी नज़र में घनानंद सिंहासन के योग्य नहीं था और क्रूर शासक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई होगी गाइस, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।